19वीं सदी के अंत तक कोरिया ने खुद को शेष दुनिया से अलग रखा, बचाव करते हुए अपने पड़ोसियों से चीन और जापान। 1980 के दशक में कोरिया ने हर्मित किंगडम का खिताब हासिल किया, एक नाम जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी प्रभाव और आंतरिक अशांति के कारण कोरियाई राजशाही 1000 वर्ष के बाद 19वीं शताब्दी के अंत तक बिगड़ना शुरू हो गई। कोरिया की मौजूदा सरकार पर दबाव बनाते हुए जापान ने इस क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया। चीन द्वारा जापानी आक्रमण के खिलाफ कोरिया के बचाव में आने के बाद 1894 में युद्ध छिड़ गया। चीन जापान युद्ध जापान की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसकी सेनाएं बनी रही कोरिया में आने वाले वर्षों के लिए। फिर जापानी सैनिकों ने कोरियाई आबादी के पुरुषों को दास बनाया और महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। कोरिया के राजा गोजोंग ने 1896 में अपना महल छोड़ दिया, कब्जे के खतरे से जापानी द्वारा और अपने लोगों की बढ़ती नाराजगी से। परेशान सम्राट ने सियोल में रूसी विरासत में शरण ली। रूसी संरक्षण के तहत राजा गोजोंग ने अपने खुद के राजनीतिक प्रभाव के लिए तसर की सरकार को अनुमति दी फैसले लेने के लिए। यह निर्णय इस क्षेत्र में रूस के उपनिवेशिक हितों को आगे बढ़ाते हैं। रूस ने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के निर्माण के साथ पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। जापानियों ने इसे चीन और कोरिया में अपनी बढ़ती रुचि के लिए खतरा माना। 1904 में युद्ध विराम के साथ जापान और रशिया के बीच तनाव बढ़ गया था। रूसो जापानी युद्ध अगले साल समाप्त हो गया, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में पोर्ट्समाउथ की संधि के समय कोरिया पर जापान के नियंत्रण को अवैध करार दिया। फिर भी कोरिया में जापानी क्रूरता अगले कुछ दशकों तक जारी रही, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों में यह समस्या और भी बदतर हो गई, क्योंकि जापानी साम्राज्य एक विशाल सैन्य निर्माण कर रहा था। दास का उपयोग बढ़ता गया और कोरियाई लोगों को जापानी नाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया, और जापानी देवताओं का भी। लेकिन कोरियाई आसानी से घुटनों पर नहीं गए। 2 लाख से अधिक कोरियाई सेनानियों ने हथियार उठाए जापानी के विरुद्ध। गोरिल्ला युद्ध में लड़ने वाले कई लोगों ने कम्युनिस्ट विचारधाराओं को अपनाया था, जो प्रभावित थे रूस की राजनीति से। उन कम्युनिस्ट गोरिल्ला नेताओं में से किम सोंग जू थे। कोरिया में जन्मे लेकिन चीन में पले बढ़े, किम ने शामिल होने से पहले मंचूरिया में जापानियों से लड़ाई लड़ी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में वे परीक्षण के लिए सोवियत सेना चले गए। किम सोंग जू एक महत्वपूर्ण विषय होगा जो आगे बढ़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अलाइज को एक्सिस टेरिटरीज को बांटने के लिए छोड़ दिया गया था। जर्मनी 2 भाग में बढ़ गया था। पश्चिम एक लोकतंत्र बन गया था, जबकि पूर्व कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत आ गया था। और कोरिया में अलाइज ने युद्ध की समाप्ति से पहले ही सोच लिया था क्षेत्र को स्वतंत्र कर देंगे, परंतु वास्तव में कोरिया जर्मनी के रास्ते चला गया। सोवियत ने उत्तर पर कब्जा कर लिया, जबकि अमेरिका ने दक्षिण को नियंत्रित कर लिया। 1947 के नवंबर में संयुक्त राष्ट्र ने पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनावों का आह्वान किया, लेकिन सोवियत ने अनुपालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आशंका जताई कि उत्तर में उनका मजबूत प्रभाव कमजोर हो जाएगा। फिर चुनाव केवल कोरिया के दक्षिणी हिस्से में हुए और सिंगनम री ने 1948 में राष्ट्रपति पद जीता, और फिर उत्तर कोरिया बहुत अलग दिशा में चला गया। यहीं पर किम सोंग जू, जो जापानी विरोधी हैं और कम्युनिस्ट गोरिल्ला के नेता हैं, वो नाटक में वापस आ जाते हैं। इस समय तक उन्होंने किम इल सुंग का नाम अपना लिया, जिसका मतलब था कि किम ही सूरज है। सोवियत ने किम को उत्तर कोरिया में अपने कठपुतली के रूप में स्थापित करने के लिए चुना, जो उनके कम्युनिस्ट आदर्शों और कोरियाई मूल पर आधारित था। हालांकि किम चीन में बड़े हुए थे, उन्हें वास्तव में बहुत कम कोरियाई में बात करनी आती थी, और उनके भाषणों को स्वचरित होने से पहले सोवियत संघ द्वारा लिखा और अनुवादित किया जाता था। रूसों ने भी किम के अतीत को एक गोरिल्ला नेता के रूप में प्रचलित किया और उसे अपनी कोरियाई पहचान को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नायक के रूप में चित्रित किया। उत्तर कोरिया बनाने वाले संसाधनों को किम ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वो आज है, और 1948 में कोरियन पीपल्स आर्मी की स्थापना की और अपने पुराने गोरिल्ला साथियों को वरिष्ठ भूमिकाओं में रख दिया। किम ने उत्तर कोरिया फेडरेशन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट का भी गठन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने देश के सांस्कृतिक उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की मांग कर ली। उन्होंने उत्तर कोरियाई लोगों के लिए खुद को एक देवता के रूप में चित्रित करने के लिए कला और मीडिया का उपयोग करने लगे। दक्षिण कोरिया में सिंगनम री के चुनाव के 3 महीने बाद किम ने आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की घोषणा की और खुद को उसके नेता के रूप में भी। किम ने अपने शासन के शुरुआती दिनों से उत्तर और दक्षिण को फिर से संगठित करने की मांग की। कोरिया के पूर्व शाही गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए जोसेफ स्टालिन और चीन के नए नेता माओ त्से तुंग का समर्थन हासिल करने के बाद किम ने 1950 के जून में दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया।
आगामी युद्ध ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को एक तरफ और चीन और उत्तर कोरिया और सोवियत संघ को दूसरी तरफ, जिसके परिणाम स्वरूप सैन्य और नागरिक दोनों की लाखों में मौत हुई। 1953 में विराम समझौते के साथ कोरिया युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो तकनीकी रूप से दोनों कोरियाई राज्य आज भी युद्ध में हैं। किम वंश की शुरुआत के बाद से उत्तर कोरिया पर सैन्यवाद और अधिनायकवाद का बोलबाला है। किम इल सुंग ने एक बार के स्मृत और शांतिपूर्ण राज्य को एक तानाशाही में बदल दिया जो मानव अधिकारों के युद्ध पर जोर देता है। इस विरासत को उनके वंशज ने 21वीं सदी में आगे बढ़ाया है। Scorpio.